आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना करने में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में पिटाई होना तय है। यह पंक्तियां कवि प्रदीप सैनी के द्वारा लिखी गई हैं। ये आपने जरूर सुनी होंगी। आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज चुनावों के ऊपर। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि पंचायती राज है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। आज के वीडियो में हम इसके बारे में तथ्य क्लियर करेंगे। पंचायती राज की जो प्रारंभ है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ होती है। उस काल में प्रशासन की सबसे मूल इकाई गांव थे, इसीलिए गांव से ही शासन प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। ब्रिटिश काल में आए तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में शहरी नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, लेकिन वह उतनी सुस्पष्ट नहीं थी। उसके बाद जो लॉर्ड रिपन वायसराय था, उसके द्वारा स्थानीय सुशासन संस्था को प्रारंभ किया गया, जिसको सुशासन की संस्था का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्रमुख तथ्य है, इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको इन विषयों के बारे में ज़रूर पता होगा, लेकिन मैं इसको आसान शब्दों में आप तक पहुंचाऊंगा। हस्तांतरित विषय वे थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधायिकाओं के पास था। इसके बाद आज़ादी के समय पर संविधान निर्माण हो रहा था, अनुच्छेद 40 में, जो कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया था। हमारी संविधान सभा को पता था, उन्होंने गांधीवादी विचार को एक्सेप्ट किया। गांधी जी का कहना था कि अगर गांव सशक्त होंगे उसी के द्वारा ही देश सशक्त होगा। उसके बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना होती है, जो कि बात करती है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों पर पंचायत समितियों का विभाजन किया था। सबसे पहला ग्राम पंचायत, जो कि सबसे नीचे रहेगा। उसके बाद ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद की स्थापना। अब इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू राजस्थान के नागौर में गए, वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत का प्रारंभ किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम, फिर महाराष्ट्र ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी भी इसकी स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं थी। इसके पास अधिकारों की और वित्तीय संसाधनों की अभी भी कमी थी। इसके बाद 1975 में अशोक मेहता समिति बनती है, जो कि 13 सदस्यीय समिति थी। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया। तो मंडल पंचायत, जिससे 15 से 20 गांव इसमें शामिल होंगे। इसके ऊपर एक जिला परिषद की स्थापना की गई, जिसको थोड़ा शक्तिशाली बनाया जाएगा। और अशोक मेहता समिति ने पहली बार न्याय पंचायत की भावना का प्रारंभ किया। उन्होंने इन पंचायती राज गाँव की कार्यकाल को 4 वर्ष स्थापित किया। संवैधानिक स्वरूप देने की बात की। SC ST व OBC को आरक्षण की बात की। इसके बाद 1985 में GV के राव समिति की स्थापना होती है। उन्होंने ग्राम पंचायतों का यानी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया और इन्होंने जिला परिषद को विकास कार्यों की प्रमुख संस्था के रूप में अनुबंध हेतु प्रेरित किया। लेकिन इनकी अधिकतम जो अनुशंसाएं थी बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति के बराबर ही थी। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी का गठन होता है, जो कि LM सिंघवी समिति थी 1986 में आकर के। इन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की भागीदारी पंचायती राज चुनाव में नहीं होनी चाहिए। क्यों, इसको मैं आपको बताता हूँ। वो चाहते थे कि सत्ता की साझेदारी जो है ग्रामीण स्तर तक पहुँचे, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता केवल कुछ उच्च वर्गों के पास ना रह जाए जो कि केंद्र अथवा राज्य में सरकार बनाकर बैठे हुए हैं। उनका मानना यह था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो पिछड़े लोग हैं, जो कि सत्ता से उनमें इतनी राजनीतिक चेतना की भावना नहीं है, वह भी सत्ता के द्वारा जुड़े। इसीलिए इन्होंने राजनीतिक दलों की भागीदारी की बात नहीं की और उन्होंने न्याय पंचायत पर जोर दिया, क्योंकि हमारे देश में आज भी न्याय व्यवस्था जो है उसकी स्थिति, उसकी जो कि हमारे पेंडिंग केसेस की जो संख्या है बहुत बड़े पैमाने पर, इन्होंने न्याय पंचायत की स्थापना की बात की। यानी कि अगर न्याय पंचायत गाँव में होगी तो ग्रामीण स्तर पर ही न्याय सुनिश्चित होगा। और पंचायती राज अधिकरण की बात की। इसके बाद एक PK थुंगन समिति बनती है 1988 में। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात की, पंचायतों का संबंध सीधा संघ से होना चाहिए, यानी कि संघ की सरकार से, यानी कि केंद्र सरकार के होना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक मजबूती मिले।
और इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल की बात की और लगभग सेम अनुशंसाएं उन्होंने भी की। और SC ST OBC व महिलाओं को आरक्षण की बात की इस समिति के द्वारा, जो आज भी हमारे यहाँ लागू है। इसके बाद गार्डियल समिति बनी, जिन्होंने भी लगभग समान अनुशंसाएं की। तत्पश्चात 1989 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पारित किया गया। लेकिन मजे की बात ये थी कि ये राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। जी हाँ, उस समय फिर उसके बाद चुनाव आ गए, तो यह जो बिल था अधिनियम बनने से रह गया। अब उसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। जी हाँ, 1992, जो कि LPG रिफॉर्म का साल था, जो कि नरसिम्हा राव सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। चलिए हम अपनी बात पर आते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई। इसको संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बारे में और जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या इन सभी प्रावधानों के बावजूद आज भी क्या सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित हो पाई है? आरक्षण के बावजूद भी महिलाओं को क्या उनका अधिकार प्राप्त हुआ है? अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है, तो क्या हम अभी प्रश्न उठाएं कि क्या वो जो हमारे लक्ष्य लेकर के हमारे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी वह पूरी हो पाई है या नहीं? उसकी सीमाएं मैं बताता हूँ। पर्याप्त धन हस्तांतरण का अभाव और नौकरशाही का ज़्यादा नियंत्रण। अभी भी हमारे पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधान के पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वह अपने खुद के स्वायत्त होकर निर्णय ले सके। वह नौकरशाही पर अधिक निर्भर रहता है। सरकारी नियंत्रण अधिक है। कमज़ोर संरचना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग्राम प्रधान जो समिति है उसमें प्रधान ही सर्वे सर्वा है। ग्राम सभा के जो लोग हैं कम से कम सत्ता की साझेदारी में भाग लेते हैं। महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए प्रस्तावित किया गया है, यानी उसको अधिनियमित किया गया है। लेकिन आज भी महिलाओं को उनका अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। महिलाएं अभी भी राजनीतिक भागीदारी से दूर हैं। संसद से भी, राज्य सरकारों में भी और ग्रामीण स्तर पर भी आरक्षण के बावजूद भी, हालांकि केंद्र सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, जो कि केंद्र व राज्य सरकारों में जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा ये बिल तो आ गया, ये एक्ट तो बन गया, लेकिन वह लागू नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी भी महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी नहीं मिली है। पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार बहुत है। पारदर्शिता की कमी है, क्योंकि आज भी ग्राम प्रधान जो है उसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही की बहुत कमी है। हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसी कारण हमारे यहाँ सड़कें नहीं बन पाती, नालियाँ रहती हैं, भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि गांव की अधिकतम जनसंख्या अशिक्षित है। एक तो हमारे यहाँ साक्षरता की जो परिभाषा है वो पता नहीं किसके द्वारा निश्चित की गई है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। अन्य देशों से हम देखें, अन्य देशों का मॉडल सीखें, तो वहाँ साक्षरता की जो परिभाषा है बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी की है। हमारे यहाँ केवल साक्षरता वही है कि जो केवल लिख व पढ़ सकता हो। क्या वास्तव में केवल लिखने और पढ़ने वाला व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय ले सकता है या नहीं ले सकता? इस पर आप विचार कीजिए। और हम अपनी सीरीज़ में और भी आगे इन मुद्दों पर आवाज़ उठाएंगे और आप तक सभी जानकारी सरल शब्दों में पहुंचाएंगे। हमारे इस वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।